हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई+ई क्लासेस। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे एसएससी जेई जो कि आपका कंडक्ट कराया गया था 29 नवंबर 2020 को। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 न्यूमेरिकल जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम में इसी टाइप की न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। तो फ्रेंड, ये है आपका एसएससी जेई का पेपर। तो चलिए इसमें चलते हैं हम सीधे न्यूमेरिकल यानी कि टेक्निकल सेक्शन में और देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर यानी कि एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। तो हम यहाँ एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बना लेते हैं। ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हो गया। हैज़ ये नो लोड वोल्टेज ये आपको दिया हुआ है 127, यानी कि जब कोई लोड नहीं है, यानी कि जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो आपका क्या होगा, ये जो बराबर होगा VT, यानी कि जो टर्मिनल पे आपको यहाँ पे मिल रहा है ये हो गया आपका VT, और ये जो आपका ये जनरेट करेगा। तो आपको ये इक्वल टू दिया हुआ है 127 वोल्ट। RE दिया हुआ है आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो इसका RA जो दिया हुआ है आपको 0.02 ओम एंड RSH आपको दिया हुआ 15 ओम। फाइंड द आर्मेचर करंट व्हेन द जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज इज 120 ऑन लोड। तो हमें फ्रेंड क्या फाइंड करना, ऑन लोड पे करंट फाइंड करनी है। तो ऑन लोड पे जब होगा तो आपको फ्रेंड पता है, अगर हम KVL लगाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये इक्वल टू आएगा आपका VT और प्लस IA RA, क्योंकि ये जनरेट करेगा। तो प्लस माइनस, तो यहाँ से हम चलेंगे तो प्लस, और ये आपका RA जो दिया है IA RA प्लस, और ये प्लस माइनस और ये VT। तो आपकी इक्वेशन बनेगी ये इक्वल टू VT प्लस IA RA। तो यानी कि आपको ये दिया हुआ है 127 इक्वल टू VT आपको ऑन लोड वोल्टेज यानी कि 120 दिया हुआ है। IA आपको फाइंड करना है, RA आपको दिया हुआ है 0.02। तो फ्रेंड, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 इक्वल टू 0.02 इंटू IA। तो आपका IA आ जाएगा 7/0.02, यानी कि 0 काटेंगे तो 2 0 ऊपर चले जाएंगे, तो IA आपका आ जाएगा 350 एम्पियर। तो फ्रेंड, आपका आंसर आ गया 350 एम्पियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ए वन फेज ट्रांसफार्मर हैज 400 and 1000 टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पेक्टिवली। तो आपका N1/N2 आपको जो दिया हुआ है 400 और 1000 दिया हुआ है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर आपको दिया हुआ A इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। द प्राइमरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू सप्लाई ऑफ वन फेज 50 हर्ट्ज एंड 500 वोल्ट। तो V1 आपको दिया 500 वोल्ट। डिटरमाइन द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड, हमें V2 निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये अगर N1 है, यहाँ अगर N2 है, तो ये V2 है और ये V1 है। तो हम सीधा ट्रांसफार्मर रेशियो लगा देंगे V1/V2 बराबर N1/N2, यानी कि आपको V1 दिया हुआ है 500/V2 आपको निकालना है इक्वल टू 400/1000। तो 00 से आप 00 काट दीजिए। तो यहाँ आपका ये जो है सॉल्व करेंगे, V2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 500 × 10/4। तो V2 जो है आपका आ जाएगा 5000/4, यानी कि 1250 वोल्ट। तो ये फ्रेंड आपका आंसर आ चुका है 1250 वोल्ट। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिवाइस बेस्ड ऑन द गिवन सिंबल। तो सिंबल हमें दिया हुआ है, डिवाइस हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो फ्रेंड, गेट है, ड्रेन है, सोर्स है। तो गेट, ड्रेन, सोर्स है, तो इससे आपको पता है। और आपका करंट कहाँ से गेट में फ्लो हो रहा है। देखिए गेट, ये सिंबल कहाँ है करंट का, गेट में। तो फ्रेंड, इससे आपको पता चलेगा GFET है, ये GFET है। अगर आपको ये प्रवेश कर रहा है तो N टाइप होगा। अगर आउटपुट, अगर GFET के अंदर की तरफ जा रही है तो ये आपका क्या होगा, N चैनल होगा। अगर बाहर की तरफ जा रही है तो P चैनल होगा, यानी कि ये क्या है आपका N चैनल GFET है। फ्रेंड, आपको बताना चाहेंगे ट्रांजिस्टर में क्या होता है
कि ये अगर आपका ट्रांजिस्टर है, ये आपका बेस है, ये एमीटर है और ये आपका ऊपर कलेक्टर है, तो एमीटर में करंट फ्लो होता है। अगर अंदर जा रही है यानी कि प्रवेश हो रहा है तो ये होता है पी टाइप, और अगर निवेश हो रहा है यानी कि बाहर आ रही है इस तरह तो होता है एन टाइप। लेकिन जीएफईटी और मॉसफेट में क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर अंदर जा रही है तो एन चैनल और अगर बाहर आ रही है तो पी चैनल। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोल टॉर्क प्रोड्यूस बाय द स्प्रिंग इज। तो जो कंट्रोल टॉर्क होता है वो पूछा गया है स्प्रिंग द्वारा क्या होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हम जानते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो फ्रेंड 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक इंडिकेटिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग और तीसरा इंटीग्रेटिंग। तीसरा है इंटीग्रेटिंग। तो फ्रेंड इंडिकेटिंग आपके क्या होते हैं, जो करंट की वैल्यू शो करते हैं, मतलब जो वैल्यू करंट में चल रही है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको शो करेंगे, वो होते हैं इंडिकेटिंग। जैसे आपका बाइक का स्पीड मीटर। तो फ्रेंड जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसके एग्जाम्पल होते हैं पीएमएमसी, ईएमएमसी, मूविंग आयरन। तो ये सभी क्या होते हैं आपके इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो आपकी रीडिंग को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपके XY प्लॉटर, CRO, ये सब क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी रीडिंग हम बाद में भी देख सकते हैं। और इंटीग्रेटिंग क्या होते हैं आपके, इंटीग्रेटिंग वो होते हैं जो क्वांटिटी को ऐड करते चले जाते हैं। क्वांटिटी जैसे आपके घरों का मीटर यानी कि वाट आवर मीटर। तो फ्रेंड इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग वो जो करंट की वैल्यू आपको शो करते हैं। द कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क फ्रेंड कुछ नहीं होता है, T=K यानी कि सिर्फ जो थीटा होता है, यानी कि आपका ये ऑप्शन 2 सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलिमेंट ए डिफरेंशियल चार्ज dq गिव्स ए डिफरेंशियल एनर्जी dw, द राइज इन पोटेंशियल ऑफ द चार्ज। तो हमें पोटेंशियल पूछा गया है फ्रेंड, तो P आपका होगा dw/dq, तो नॉर्मल फार्मूला है आपका। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लेट V द फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज आपको दिया हुआ है V ऑफ ए 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 3 फेज 4 वायर है फ्रेंड, तो आपको पता होगा 3 फेज यानी कि ये इस तरह से ये 3 फेज हो गए और 4 वायर मतलब एक न्यूट्रल। तो फ्रेंड ये आपका दिया हुआ है कौन सा, स्टार कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में आपको फेज वोल्टेज दिया हुआ है, फाइंड द लाइन वोल्टेज। तो आपको क्या निकालना है, लाइन वोल्टेज निकालना है। तो लाइन वोल्टेज आपका सीधा होता है √3 Vp, यानी कि √3 और V। तो ये आपको पहला ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ इस सर्किट और इंस्टॉलेशन इज डिफाइन एज। तो फ्रेंड पावर फैक्टर आपका पूछा गया है। तो पावर फैक्टर जो होता है आपका एनर्जी कंज्यूम इन सर्किट इन वाट अपॉन VA। तो पावर फैक्टर यानी कि cos phi जो होता है आपका वाट अपॉन VA। ये तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर फ्रेंड आप ट्रायंगल बनाना चाहें तो ट्रायंगल आपका ये बनता है, ये होती है आपकी एक्टिव पावर यानी कि वाट में, ये होती है आपकी रिएक्टिव पावर यानी कि VAR में, और ये होती है आपकी एपरेंट पावर VA। तो ये होती है आपकी एपरेंट पावर वोल्ट एम्पियर में। तो ये होता है आपका थीटा। तो अगर आप cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण VA। तो फ्रेंड आ गया आपका फॉर्मूला वाट अपॉन वोल्ट एम्पियर। तो आप ऑप्शंस 4 नंबर ऑप्शंस आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, VT आपको दिया हुआ है, VT = Vm cos ओमेगा t इज अप्लाइड टू हाफ वेव रेक्टिफायर, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेव। तो फ्रेंड हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका क्या होता है कि अगर VT दिया हुआ है तो आपको निकालना है VRMS। तो VRMS होता है आपका Vm/2।
2, ये आपका हाफ वेव में होता है। और Vm इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ इनपुट वेव, तो आपका Vm/2 हो जाएगा सही आंसर। लेकिन फ्रेंड इसमें ऑप्शंस में आपके करंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो करंट फॉर्म में ही आपका आंसर ये सही होगा। अगर आपको फुल वेव पूछा होता तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपका जो VRMS या IRMS वैल्यू होती है वो होती है कि Im/√2, Im/√2। अगर B के टर्म में बात करें तो Vm/√2, और हाफ वेव में क्या होती है Vm/2 या और Im/2, ये होती है RMS वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म। तो फ्रेंड आपको एवरेज वैल्यू पूछा गया है, तो आपकी एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, तो फ्रेंड एवरेज वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व और अपॉन टाइम पीरियड। मतलब आपका जो भी कर्व दिया हुआ है उसका एरिया और अपॉन टाइम पीरियड। तो इसको हम निकालेंगे तो 3 सेक्शन में डिफाइन कर लेते हैं उसको। पहला सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये आपका स्क्वायर हो गया, और तीसरा सेक्शन आपका ये। तो एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो पहले सेक्शन का एरिया निकाल लेते हैं। पहले सेक्शन आपका क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। ट्राइंगल बना रहा है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है FM 1/2 हाइट FM इंटू वेस आपका क्या होगा α-0, यानी कि इतना और इतना, यही होता है ना 1/2 ये और इंटू ये, तो FM इंटू α-0 करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, तो α-0 प्लस ये आपका क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई आपको दिया हुआ है FM और चौड़ाई आपको दिया हुआ है पाई माइनस अल्फ़ा और माइनस का अल्फ़ा, और ये आपको मल्टीप्लाई में FM लंबाई इंटू चौड़ाई। उसका प्लस अगला ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल का फिर क्या होगा 1/2 FM और पाई माइनस अल्फा है, और अपॉन क्या होगा पूरा टाइम पीरियड आपका कितना है फ्रेंड 0 से लेके पाई के लिए हम कैलकुलेट करना है, तो पाई-0। तो अब हम फ्रेंड देख लेते हैं, तो अब ये आपका आएगा 1/2 FM और ये अल्फ़ा है, क्योंकि अल्फ़ा में से 0 जाएगा तो उतना ही आएगा। ये अगेन FM और ये आपका हो जाएगा पाई-2 अल्फ़ा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई-2 अल्फ़ा, और ये आपका हो जाएगा प्लस 1/2 FM, ये होगा पाई माइनस पाई और प्लस अल्फ़ा, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो फ्रेंड ये क्या होगा FM अल्फ़ा और 1/2 और अपॉन पूरा क्या हो जाएगा पाई। थोड़ा फ्रेंड इसको नीचे ले लेते हैं, कैलकुलेशन लंबी हो रही है। तो 1/2 FM अल्फ़ा और 1/2 FM अल्फ़ा आपके क्या हो जाएंगे FM अल्फ़ा, 1/2 और 1/2 जोड़ के 1 हो जाएगा, और आपकी ये वाली वैल्यू तो प्लस FM पाई-2 अल्फ़ा अपॉन पाई। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें से FM आप कॉमन ले लीजिए, FM कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस पाई-2 अल्फ़ा अपॉन पाई। तो फ्रेंड ये आपका आ जाएगा FM और ये आपका पाई माइनस अल्फ़ा, क्योंकि माइनस का 2 अल्फ़ा है और प्लस का अल्फ़ा है तो माइनस का अल्फ़ा अपॉन पाई। तो फ्रेंड ये आपका सही आंसर है, आंसर नंबर बी, ऑप्शन से नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डाइवर्सिटी फैक्टर बिटवीन ट्रांसफार्मर फॉर द रेजिडेंशियल लाइटनिंग। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जनरली 1.3 इतना इसका आंसर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द कंडक्टेंस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट ऑन 100 वोल्ट। वी आपको दिया हुआ 100 वोल्ट, विच रिजल्ट इन ए शॉर्ट सर्किट करंट ISC आपको दिया हुआ है 500 एम्पियर। तो आपको कंडक्टेंस निकालनी है, तो पहले तो आप R निकाल लीजिए। R आपका होगा, या फिर आप G निकालना चाहें तो G इक्वल टू होगा ISC अपॉन VSC। तो ISC आपको 500 दिया हुआ है और VSC आपको 100 दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा, तो ये 5 आपका सीमेन आंसर हो जाएगा। तो 5 सीमेन आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है, फाइंड द I1 एंड द वोल्टेज V2 इन द गिवन सर्किट। तो I1 और V2 निकालना है। तो फ्रेंड देखते हैं I1 का, I1 आपको इस ब्रांच में करंट निकालनी है और V2 आपको निकालना है, V2 यानी कि ये निकालना है इस नोड पे। तो V2 आपको निकालना है, तो यानी कि इस नोड पे आपको निकालना है। तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे ये दो वोल्टेज सोर्स क्या है, सीरीज में, और पोलरिटी क्या है इनकी, प्लस माइनस, और ये इसके सीरीज में प्लस माइनस। ये आपका 32 वोल्ट और ये आपका 14 वोल्ट। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड क्योंकि सीरीज में, तो प्लस माइनस दोनों ऐड हो गए और पोलरिटी आपकी सेम है, तो ये हो जाएंगे आपके 46 वोल्ट। कितने? 46 वोल्ट। तो फ्रेंड ये टोटल आपका हो जाएगा कितना, टोटल एक बन जाएगा प्लस माइनस 46 वोल्ट, और ये इसके अक्रॉस कनेक्टेड है आपका रेजिस्टेंस। तो आपको फ्रेंड पता है ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो V2 आपका क्या हो जाएगा, V2 आपका हो जाएगा 1 मिनट, तो V2 आपका हो जाएगा 46 वोल्ट। तो एक आंसर आपका आ चुका है। अब हमें निकालना है करंट I1 निकालना है। तो आप फ्रेंड क्या करिए, ये इस ब्रांच में करंट आपको दे रखी है, इस ब्रांच में करंट दे रखी है, यहाँ पे आप इस नोड पे क्या लगा दीजिए, KCL लगा दीजिए। KCL लगाएंगे तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। आने वाली करंट कौन सी है, I1 प्लस ये भी इस नोड पे आ रही है 2 एम्पियर इक्वल टू 3.5। तो I1 आपका हो जाएगा 3.5 माइनस 2, तो यानी कि हो जाएगा आपका 1.5 एम्पियर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है 1.5 एम्पियर और 46 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 15 वोल्ट AC सोर्स इज अप्लाइड टू ए लोड इम्पिडेंस 3 - j4 ओम, फाइंड द लोड करंट। तो फ्रेंड आपको V दिया हुआ है 15 वोल्ट, आपको इम्पिडेंस दी हुई है 3 कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस दी हुई है J4 ओम। तो आपको करंट निकालना, तो I इक्वल टू होता है V/Z, तो यानी कि 15/3 - J4। अब फ्रेंड ये कॉम्प्लेक्स में दी हुई है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने हाई स्कूल या 9th 8th में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 × 3 + J4 अपॉन 3 - J4 और 3 + J4। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड, इसको यहाँ ले लेते हैं, काफ़ी स्पेस लगेगा इसमें। 15 × 3 + J4 अपॉन ये A - B A + B, तो यानी कि 3A का स्क्वायर और माइनस का J4 का स्क्वायर। ये आपका ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 3 = 45 प्लस 15 × 4 = 60 और ये J और अपॉन क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 और ये माइनस J² माइनस का प्लस हो जाएगा ये और 16। तो आपका ये हो जाएगा 45/25 और प्लस J 60/25। तो फ्रेंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.8 प्लस J 2.4 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन VGS = 0 VDS = 0 GFET। तो GFET अगर आपको फ्रेंड पता होगा, ये आपका GFET होता है। ये आप यहाँ आप ये क्या होता है आपका गेट होता है, ये आपने गेट लगा दिया, यहाँ जो वोल्टेज लगाएंगे उससे बोला जाता है VGS, और ये आपका सोर्स होता है, ये आपका ड्रेन होता है। सोर्स और ड्रेन के बीच उसे लगाएंगे, जो वोल्टेज आप लगाएंगे अप्लाई करेंगे उससे बोला जाता है VDS। तो VDS 0 है और VGS भी 0 है।
तो जी रिवर्स वाइज आपकी बनेगी वो यूनिफॉर्म बनेगी, यानी कि जो आपकी ये वाला जो जंक्शन बनेगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म बनेगा। तो फ्रेंड यही इसका आंसर है, दैट डिप्लीशन रीजन अराउंड द पीएन जंक्शन आर इक्वल इन थिकनेस एंड सिमेट्रिकल। क्योंकि जब आपका रिवर्स वाइज को ये आपने VGS इक्वल टू 0 दे रखा है तो ये क्या होगा, इक्वल। कोई रिवर्स वाइज आपने दे नहीं रखी है तो इक्वल होगा। अगर आप रिवर्स वाइज देंगे तब ये क्या होगा, चैनल आपका क्या होता है, जैसे आपका ये है तो अभी तो फिलहाल अनवाइज है, अनवाइज कंडीशन में सिमेट्रिकल रहता है, लेकिन अब रिवर्स वाइज देंगे तो आपकी विड्थ इस तरह से बढ़ जाती है दोनों साइड से और ये क्लोज करने लगती है। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट R ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर I। तो करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि है I, तो यहाँ इससे R दूरी पर है, इसमें करंट है I, तो इससे R दूरी पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि आपको H निकालना है, तो μ0/2πr, तो यही होता है आपका। तो सही आंसर है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेट dq टू बी द नेट चार्ज, आपको चार्ज दिया हुआ dq पासिंग थ्रू ए एलिमेंट इन पीरियड dt, तो फाइंड द करंट निकालनी है। तो I इक्वल टू आपका होता है dq/dt। देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन 2। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये फ्रेंड आपका जनरली क्या है, KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ आपका कहता है आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, या फिर द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी लोड इज इक्वल टू 0। तो यानी कि आने वाली करंट और बराबर जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट देखिए कौन कौन सी है, ये है I1 है और I4 है। तो I1 प्लस I4 इक्वल टू हो जाएगा जाने वाली करंट I2 प्लस I5 प्लस I3। तो I1 माइनस I2 इसको आप इस साइड ले आइए, माइनस के I3 प्लस के I4 और माइनस के I5 बराबर 0। तो जनरली कुछ नहीं, KCL आपको लगाना है, तो आपका ऑप्शन 2 आपका क्या है, सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एवरेज लोड फ्रॉम द लोड कर्व। तो फ्रेंड इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एवरेज लोड निकालना है। 24 घंटे का आपको लोड दिया हुआ है, तो एवरेज लोड आपको निकालना है। तो एवरेज लोड अगर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए आप 0 से 2 to 4, तो 4 घंटे में आप, ये 6 घंटे में आपका लोड कितना चला, 40। तो 40 × 6, उसके बाद 6 से लेके 8 और 10, यानी कि फिर 4 घंटे आपका लोड कितना चला, 50। तो प्लस 50 × 4, फिर अगले नेक्स्ट 2 आवर आपका लोड चला 60, तो 60 × 2, और फिर अगले आपका 4 आवर आपका लोड कितना चला, 50, तो प्लस 50 × 4, और फिर अगले आपका जो 4 आवर है वो कितना लोड चला, 70, तो 70 × 4, और प्लस अगला जो आपका 4 घंटे लोड चला वो चला 40। देखिए ये 40 चला, 40 × 4, और अपन क्या कर दीजिए, क्योंकि एवरेज निकालना है तो 24 यानी कि 24 का पूरा भाग दे दीजिए। अभी हमने पढ़ा था एवरेज वैल्यू क्या होती है, एरिया ऑफ द लोड कर्व, एरिया ऑफ द लोड अपॉन टाइम पीरियड। तो देखिए वही फार्मूला आप बार बार लगा रहे हैं, या यहाँ लगा लीजिए या किसी वेव फॉर्म में लगा लीजिए, तो वही आपका आएगा। तो वही आएगा, तो फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 को 24 यानी कि 240 प्लस 200 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 280, 7 चौको 28 और प्लस 4 चौको 16 यानी कि 160 अपॉन 24। ये आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 880 प्लस 320 अपॉन 24 यानी कि 1200 अपॉन 24। तो 2 और यानी कि तो ये आपका आ जाएगा 50 मेगावाट। 1200 अपॉन 24 को आप काटेंगे तो 12 दूनी 24, 100 अपॉन 2 तो ये कटेगा तो 50 मेगावाट। देखिए आपका कितना इजी आंसर था, 50 मेगावाट। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड आपका, इफ़ द नेट कॉपर लॉस एट ए फुल लोड ऑफ वन फेज ट्रांसफार्मर इज PCU। अगर फुल लोड पे आपका लॉस दिया हुआ है PCU यानी कि W बाट दिया हुआ है, बाट विल बी द कॉपर लॉस एट द ऑफ द सेम ट्रांसफार्मर विथ 25% लोड। 25% लोड यानी कि आपका हो गया 25/100 यानी कि 1/4। कितने? 1/4 लोड पे आपको क्या निकालना है? कॉपर लॉस निकालने हैं। तो कॉपर लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है? 1/4 लोड पे कॉपर लॉस मतलब कॉपर लॉस न्यू वैल्यू इंटू x² मतलब 1/4 का होल स्क्वायर, और फुल लोड पे आपका कॉपर लॉस, ये फार्मूला होता है आपका। तो 1/16 इंटू PCU। तो फ्रेंड ये आपका आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ ए वेव टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव इज डिफाइन एज। तो फ्रेंड आपने पढ़ा होगा फॉर्म फैक्टर क्या होता है? RMS टू एवरेज वैल्यू। तो सही आंसर है फॉर्म फैक्टर। और फ्रेंड अगर हम बात करें पीक फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। फ्रेंड याद रखिएगा पीक फैक्टर, पीक मतलब मैक्सिमम ऊपर आएगा, मतलब मैक्सिमम मतलब पीक। तो लेकिन दोनों में ही क्या आते हैं फॉर्मूले में? RMS वैल्यू आती है। तो ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है जैसे आपका इस टाइप से पूछा गया है। तो फ्रेंड ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आने वाले एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द ओम मीटर वैल्यू इन द गिवन नेटवर्क व्हेन R इक्वल टू 16 ओम। तो अगर आपको R दिया हुआ है 16 ओम, तो आपको ओम मीटर की रीडिंग निकालनी। ओम मीटर कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है, इन दोनों के यहाँ पे। तो कुछ नहीं फ्रेंड, यहाँ से आप देख लीजिए जो R की वैल्यू होगी वही होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो R की वैल्यू देखिए इस तरह का आपको नेटवर्क दिखेगा। ये आपको R है, R की वैल्यू 16 दी हुई है आपका, ये तो 4 दिया ही हुआ है, ये आपका 2 दिया ही हुआ है, ये आपका 20 दिया हुआ है। और यहाँ से आप देखना है तो ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया। तो ये इसका आप R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो R इक्विवेलेंट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आ गया 2 आ जाएगा, 2 फिर प्लस 4 और 60 आपके सीरीज में आ जाएंगे। तो 4 + 60 और पैरेलल में आपका 20 आ जाएगा, तो 20। तो यानी कि 2 + 20 पैरेलल 20, तो 20 पैरेलल 20 यानी 2 + ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 20 पैरेलल 20 क्या होगा? 20 × 20 अपन 20 + 20। तो ये हो जाएंगे आपके 20 × 20 अपन 40। तो ये 2 से 2 गया तो ये 10 आ गया, तो डायरेक्ट 10। तो ये आपका हो जाएगा 12 ओम आंसर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन 3 12 ओम। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फ्रेंड नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द EMF जनरेटेड पर पाथ इन P पोल सिंपल लैप बाउंड जनरेटर। तो लैप बाउंड जनरेटर है आपका, लैप बाउंड जनरेटर है तो यानी कि आपका जो P इक्वल टू होगा आपका A की इक्विवेलेंट होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ पोल होंगे वो A की इक्विवेलेंट होंगे। तो आपका क्या होता है EMF का फॉर्मूला जो होता है P/N/Z/60A। तो A बराबर P हुआ लैप बाइंड में, तो ये कट जाएगा तो आपका फॉर्मूला आएगा P/N/Z/60। तो आप ये ऑप्शन 4, और ये बोल्ट आपका क्या है? यूनिट है। तो ऑप्शन 4 आप इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 35। इस सप्लाई ऑफ 120, एक सप्लाई है 120 वोल्ट की, प्लस माइनस कर दीजिए। अप्लाइड टू 3 लैम्प कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 आपके क्या है? लैम्प है। ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया, और बाकी ये L3 हो गया। ये तीनों क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि सेम वोल्टेज जा रहा है, मतलब तीनों लैम्प में वोल्टेज क्या है? सेम है। द पावर रेटिंग ऑफ द लैम्प। तो आपको पावर रेटिंग दिया हुआ है 60 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड
100 वोल्ट। डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालनी है। तो फ्रेंड लैम्प 1 का जो रेजिस्टेंस होगा आपको पता है, फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू आपका होता है V²/R। तो अगर आप R का फार्मूला निकालें तो R इक्वल टू हो जाएगा V²/P। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, R1 निकाल लेंगे। तो आपका R1 हो जाएगा V², देखिए वोल्टेज तो सेम है, 120 × 120/60 60 वाट, तो ये 2, तो यानी R1 आपका आ गया 240। इसी तरह आप R2 निकाल लेंगे, R2 आपका आ जाएगा 120 × 120/40, तो ये 4, तो मतलब ये हो जाएगा 360 ओम आ गया R3। और R3 इसी तरह निकाल लेंगे, R3 क्या होगा आपका 120 × 120/100, तो 00 से 00 यानी कि 144 ओम। तो देखिए आपको ये तीनों आपको रेजिस्टेंस मिल गया। इन तीनों का क्या निकाल लीजिए, पैरेलल निकाल लीजिए। पैरेलल निकाल लीजिए मतलब कि 1/R इक्वल टू होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये लंबा जा रहा है तो इसे थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो यानी कि 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/250 + 1/360 और प्लस 1/144। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, 24 और 36 इसमें हम ले लेते हैं। तो हम इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 720। तो ये होगा आपका 720 लेंगे तो ये होगा आपका 3 और ये होगा 2 और प्लस 144, ये आपका चलता रहेगा। तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। 1/R जो है आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा फ्रेंड, 1/R आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा ये 3 और 5 5/720 + 144। तो 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपका जाएगा 144। तो यानी कि 1/R हो जाएगा 144 + 144 यानी कि 2/144। तो यानी कि आपका आ जाएगा 72। R जो आ जाएगा आपका 72 ओम आ जाएगा। तो देखिए R की वैल्यू तो आपकी आ गई 72 ओम। तो अगर I निकालेंगे तो I आपका क्या होगा, वोल्टेज 120/74, तो आपका आ जाएगा 1.67 आंसर। तो आपका ऑप्शंस 4 नंबर ऑप्शंस क्या है आपका सही है। फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, वैसे नॉर्मली ये न्यूमेरिकल की कैटेगरी में नहीं आता। द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन सिंपल वेव बाउंड रजिस्टर। तो वेव बाउंड रजिस्टर क्या होता है, पैरेलल पाथ यानी कि पाथ हमेशा क्या होते हैं, इक्वल टू 2 होते हैं। वेव बाउंड में क्या होते हैं, पाथ हमेशा 2 के बराबर होते हैं। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट विथ इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको RI आपका दिया हुआ है 10 ओम। टेक ए करंट आपका 40 मिली एम्पियर क्या करता है, ये करंट लेता है। मतलब IM आपको दिया हुआ है 40 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हाउ डू यू कन्वर्ट द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ए करंट ऑफ 0 to 2 एम्पियर। तो फ्रेंड कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आपको निकालना है, ये देखिए आपको करंट दिया हुआ है, तो मतलब आपको अमीटर दिया हुआ है, तो आपको शंट की वैल्यू निकालना है। तो RSH आपको फार्मूला याद होगा, RSH इक्वल टू होता है RI या फिर RM भी ले सकते हैं आप उसे, और M-1। और M क्या होता है आपका RM, हम देख लेते हैं। ये आपका RI कितना हो गया 10, M होता है जो वैल्यू क्या करना है आपको मेजर करनी है। मेजर कितना करनी है, 2 एम्पियर, और अपॉन जो वैल्यू आपको दी हुई है, मतलब मीटर की वैल्यू। मीटर की करंट क्या है, 40 × 10⁻³ - 1। तो फ्रेंड ये आपका आ जाएगा 10 अपॉन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन 40 - 1, तो ये इससे कट जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। तो यानी कि 10/49 आ जाएगा आपका ये। तो 10/49 यानी कि आप यहाँ ले लीजिए 10/49 को सॉल्व करेंगे तो 2.020
0.2041 आपका आ जाएगा। तो यानी कि 0.2041, देखिए 0.2041 यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन ये सीरीज में है। लेकिन हमें पता है अमीटर में क्या होता है, शंट में हमें जोड़ा जाता है। तो वाई कनेक्टिंग 0.2441 रजिस्टर पैरेलल विद द इंस्ट्रूमेंट। तो आपका ऑप्शन 4 सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म। देखिए एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला फिर से आपको पूछा जा रहा है। टेक द मैक्सिमम वैल्यू एज वी एम। तो आपका ये देख रहे होंगे फुल वेव रेक्टिफाई वेव है। तो फ्रेंड देख रहे होंगे ये आपका क्या है, फुल वेव रेक्टिफाई वेव है, फुल वेव है। तो इसमें जो आपकी एवरेज वैल्यू होती है, हमने बताया था आपको, या वी एवरेज जो होता है आपका, वी एवरेज होता है 2Vm बाई पाई। आई एवरेज अगर देखेंगे तो 2Vm बाई पाई। अगर आरएमएस की वैल्यू की बात करें तो हम क्या होता है इसमें Im बाई √2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 41। इसमें आपको दिया हुआ है ए इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू रन। तो आपको एन दिया हुआ है 950 RPM एट फुल लोड विथ ए पावर सप्लाई ऑफ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो आपको एफ दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ पोल इन इंडक्शन मीटर। तो नंबर ऑफ पोल आपको पूछा गया है। तो फ्रेंड आपको पता होगा एन इक्वल टू होता है 120F/P। तो P आपका हो जाएगा 120F/N, यानी कि 120 × 50/950। तो अगर इसको आप काटेंगे तो 950 से आपका ये 0 से 0 और 1 और आपका ये आ जाएगा 4 तो 9। तो आपका आ जाएगा 120/90। तो जो आपका ये जो आएगा 5.9 समथिंग कुछ आएगा, जो कि होगा आपका 6। तो सही आंसर है 6 पोल। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 43। ए 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ 8 पोल रन फ्रॉम ए 3 फेज सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज। तो आपका दिया हुआ एफ आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। ए 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ 8 पोल। तो पी आपको दिया हुआ है 8। व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड। तो आपको एन पूछा गया। तो एन आपका 120 × एफ यानी कि 50 पोल यानी कि 8। तो आप इसको काट दीजिए। तो ये कटेगा आपका 60/4। तो आपका ये हो जाएगा 5 का 30 मतलब 3000/4 यानी कि 750 RPM। तो 750 RPM सही आंसर आपका डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। ए वायर ऑफ लेंथ आपको दी हुई एल बराबर 50 सेंटीमीटर। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 0.5 मीटर में हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए तो 0.5 मीटर। मूव्स एट ए राइट एंगल टू इट्स लेंथ है, आपको वेलोसिटी दी हुई है v = मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डेंसिटी तो आपको b दिया हुआ है 1 टेस्ला। फाइंड द ईएमएफ। तो ईएमएफ आपको निकालना है। तो ईएमएफ आपका होता है VLV sin थीटा। देखते हैं थीटा कहीं दिया हुआ है क्या। तो थीटा आपका है 30 डिग्री। तो आपका ये हो जाएगा 1 × v की वैल्यू 1 दी हुई है, l की वैल्यू आपकी 0.5 हो गई और v की वैल्यू हो गई आपकी 50 और sin 30। तो sin 30 की वैल्यू आपको पता ही है 1/2 होती है। तो 1 × ये हो जाएगा आपका 25 × 1/2। तो यानी कि हो जाएगा 12.5 इसका सही आंसर 12.5 वोल्ट। देखिए फ्रेंड छोटे छोटे क्वेश्चन पे आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप न्यूमेरिकल काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, देखिए ये सीधा सीधा रिलेशन पूछा गया रेजिस्टेंस में। तो R बराबर आपका होता है R0 + अल्फा T1 - T1 R0। तो ये आपका सही है। देखते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट आपका प्लांट कैपेसिटी पूछा है। प्लांट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होता है आपका वो होता है आपका एवरेज लोड अपॉन प्लांट की कैपेसिटी। तो प्लांट की जो कैपेसिटी हो जाएगी एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो देखिए
द रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड अपन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो आपका ऑप्शन 3 सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन पहले इसमें इसी पेपर में हम एक बार और देख चुके हैं। तो आपको 120 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, V आपको दिया है 120 वोल्ट, आपको Z आपको दिया हुआ है 10 प्लस J20 करंट आपको निकालना है। तो I = 120 अपॉन 10 प्लस J20। अब कॉम्प्लेक्स वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 120 10 माइनस J20 और अपॉन 10 प्लस J20 और 10 माइनस J20, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, 120 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1200 माइनस J20 दूनी 24, तो ये 2400 और अपॉन ये कितना होगा 10 का होल स्क्वायर, J स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 20 का 500, तो ये हो जाएगा आपका अपॉन 500 और ये भी आपका हो जाएगा अपॉन 500। ये आपका होगा 10 का होल स्क्वायर और J स्क्वायर माइनस का J स्क्वायर और 20 स्क्वायर, तो J स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 100 प्लस 400 यानी कि 500। तो हमने कर दिया डायरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा 2.4 माइनस J 4.8, तो जो कि आपका 4 नंबर सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ इन 6 पोल अल्टरनेटर। तो P आपको दिया हुआ है 6 और N आपको दिया हुआ है 1200। तो फ्रेंड ये तीसरा क्वेश्चन है जो हम इस फॉर्मूले पे लगा रहे हैं। तो आपको पूछा गया फ्रीक्वेंसी, तो N = होता है 120 F अपॉन P। तो N आपको दिया हुआ है 1200, 120 इंटू आपको क्या निकालना है, F निकालना है, और P आपको दिए हुए हैं 6, तो 6 दूनी 12, तो 20, 0 से 0 कटा, 2 से ये कटा, तो ये 60, तो F = आपका आ गया 60 हर्ट्ज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए मॉडर्न कोल फायर थर्मल पावर स्टेशन कंज्यूम अबाउट ऑफ इट्स पावर फॉर सप्लाइंग इट ऑक्सिलरी। तो जो थर्मल पावर प्लांट का ऑक्सिलरी कंजप्शन जो होता है, ऑक्सिलरी कंजप्शन यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट की ऑक्सिलरी होती हैं उसको चलाने में ही खर्च हो जाता है, जैसे BFP, CW पंप और भी ऑक्सिलरी होती हैं, टरबाइन पंप, तो उनको चलाने में 10% जितना वो जनरेट करता है उतना ऑक्सिलरी कंजप्शन आपका 10% हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है A। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सर्किट विल नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एनी ट्रांजिएंट। तो जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है वो आपका ट्रांजिएंट कभी प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि आपका ट्रांजिएंट कहाँ प्रोड्यूस होता है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट में। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट में आपका क्या होता है, ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड प्योर रेजिस्टिव तो आपका कभी एनर्जी स्टोरिंग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें L और C क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो सही आंसर है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड ये क्या पूछ रहा है, इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाई टू PN जंक्शन। ये आपका PN जंक्शन है, ये आपका, ये मान लीजिए आपका PN जंक्शन है, टू PN जंक्शन विदाउट डैमेज। तो फ्रेंड ये आपका PIV जो होता है, PIV वह वोल्टेज होता है जो रिवर्स वाइज में हम अप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस प्लस PN जंक्शन के रिवर्स वाइज में अप्लाई करते हैं विदाउट एनी डैमेज। तो बिना डैमेज किए हम कितनी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज PN जंक्शन में दे सकते हैं, उसे बोला जाता है PIV, तो पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 57। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यानी कि डेसिमल वैल्यू दी हुई है, इसको आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 20 यहाँ लिख लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 है और 0 बचा, 2 से फिर दे दीजिए 5, फिर 0 बचा, 2 से फिर दे दीजिए तो 2, 1 बचा, 2 से फिर दे दीजिए तो 1 और 0। तो सही आंसर आपका आ गया 10100। देखिए ये आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, 2 से क्या करना है, डिवाइड करते जाना है, जितना रिमाइंडर आपका आएगा उसको यहाँ लिखते जाना है, और आंसर जो लिखेंगे हम इस तरह से लिखेंगे।
पहले 1 फिर 0 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, इन एन AC सोर्स इज अप्लाइड टू ए प्योर इंडक्टिव सर्किट, व्हाट इज द एक्टिव पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। तो फ्रेंड इन प्योर इंडक्टर, इन हमेशा याद रखिए प्योर इंडक्टर या फिर आपका कैपेसिटर हो, तो इसमें एनर्जी एक्टिव पावर कंज्यूम्ड हमेशा क्या होता है, 0। एक्टिव पावर कंज्यूम क्या होता है, हमेशा 0। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 63। इसमें क्या करना है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन नेटवर्क इफ द टोटल करंट इज 2.25 एम्पियर। टोटल करंट यानी कि यहाँ की आपको करंट दी हुई है 2.25 एम्पियर। तो फ्रेंड इसमें आपको ईच ब्रांच I1 यानी I2 दोनों निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखिए 2 और 8 क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो ये 10 हो गया और ये हो गया आपका 5 और प्लस R, तो आपको ये हो गया आपका R। तो फ्रेंड ये हो गया आपका R, तो ये 5 प्लस R ये हो जाएगा आपका नेटवर्क। और इस नेटवर्क में आप देख पा रहे होंगे कि 10 वोल्ट आपको दिया हुआ है प्लस माइनस, और करंट आपको दी हुई है 2.25। तो जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट जो होगा आपका 10 पैरेलल होगा 5 प्लस R के, और R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा आपका ये वोल्टेज अपॉन ये करंट। R जो होता है वोल्टेज अपॉन करंट होता है, तो R आपका क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। तो वोल्टेज आपको दिया हुआ 10 अपॉन I आपको टोटल दी हुई है 2.25। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में 10 × 5 प्लस R अपॉन 10 प्लस 5 प्लस R हो जाएगा ये। तो इसको हम देखते हैं, 10 से 10 का आप काट दीजिए, तो 1 अपॉन 2.25 इक्वल टू 5 प्लस R अपॉन 15 प्लस R। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 15 प्लस R इक्विवेलेंट टू 5 × 2.25 और प्लस 2.25 R। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो R की वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 30 ओम। तो R की वैल्यू एक बार आपकी आ गई 30 ओम। तो 30 ओम अगर आ गई तो आप देखेंगे इस ब्रांच का रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है 10 ओम है, इसका क्या है आपका ये 30 निकल आया और ये 5 है, तो टोटल क्या हो गया 35। तो फ्रेंड इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से 30 और प्लस 5 हो जाएंगे आपकी ये 35, और ऊपर वाले जो थे वो आपके 10 हो जाएगा। और ये वोल्टेज आपको दिया हुआ है, तो ये 10 वोल्ट है और करंट आपको दी हुई है 2.25। तो फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे, या आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए या करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए। तो I1 निकालने के लिए आप सीधा सीधा करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए। I1 अगर निकालेंगे तो टोटल करंट यानी 2.25 इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी कि 35 अपन दोनों का सम यानी कि 35 प्लस 10 यानी कि 45। तो 2.25 इंटू 35 अपॉन 45। तो फ्रेंड इसको I1 आप निकालेंगे तो ये आपका जनरली जो आंसर आएगा आपका ये आएगा आपका 1 एम्पियर ही आएगा। और जो आप I2 निकालेंगे वो भी इसी तरह 2.25 इंटू अपोजिट ब्रांच यानी 10 और 35 प्लस 10। तो ये इसका जो आंसर आएगा आपका 1.25 आंसर आएगा। तो देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर स्ट्रिप। तो 1 किलोमीटर स्ट्रिप यानी कि L जो आपको दिया हुआ है 1000 मीटर स्ट्रिप का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको A इक्वल टू दिया है 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 इंटू क्रॉस सेक्शन इतना सेंटीमीटर विथ ए रेक्टेंगुलर। तो ये आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो अगर आप एरिया को कन्वर्ट करेंगे तो -4 मीटर ये हो जाएगा।
अच्छा इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 0.05 इतना, तो 0.05 ये सेंटीमीटर, तो इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे 0.05 10⁻² मीटर, और रो आपको इतना दिया हुआ है। तो फ्रेंड इसमें आप कुछ नहीं करिए, R बराबर रो L/A लगा दीजिए। तो रो कितना है 1.75 इंटू 10⁻⁹, और L आपका हो गया 1000, और लंबाई इंटू चौड़ाई आपको दी हुई है 2.5 इंटू 0.05 इंटू 10⁻⁴। तो फ्रेंड अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.4 ओम। तो कुछ नहीं है, R = रो L/A आपको लगा देना है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका ए 4 पोल, तो P आपको दिया हुआ है 4 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट with a supply frequency of 50 Hz. What is the frequency of the rotor current when the slip is this? तो आपको स्लिप दिया हुआ है फ्रेंड, तो स्लिप आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, रोटर फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो रोटर फ्रिक्वेंसी सीधा सीधा होगा स्लिप इंटू एफ, तो यानी कि 0.06 इंटू 50, तो आपका ये हो जाएगा 3000, यानी कि 1 तो यानी कि ये हो जाएगा 3 हर्ट्ज। तो सही आंसर है 3 हर्ट्ज। तो कुछ नहीं फ्रेंड, इस फॉर्मूले से आपको निकालना था। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड आपका यही फार्मूला, 4 से 5 क्वेश्चन लगभग इस फार्मूले से आपके आ चुके हैं। F बराबर क्या होता है Pn/120, या फिर N = होता है आपका 120F/P। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड आपका इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट फ्रॉम 220 वोल्ट टेकिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर, द मोटर हैज एफिशिएंसी ऑफ दिस, फाइंड द आउटपुट ऑफ द मोटर। तो एफिशिएंसी आप किसी की भी निकाल लीजिए, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है 80, तो आपको क्या निकालना है, द आउटपुट ऑफ द मोटर। तो आउटपुट अपॉन इनपुट आपको दिया, ये आपका क्या है, इनपुट है। तो अगर आप देखेंगे तो 220 इंटू 8 कर दीजिए। तो फ्रेंड जैसे ही आप 220/8 करेंगे, और ये परसेंटेज में दी हुई, तो यानी कि अपॉन 100 कर दीजिए। तो आउटपुट = आ जाएगा 80 इंटू 220 इंटू 8/100। तो 00 से आप 00 काट दीजिए, 8 जा आपका हो जाएगा 64 इंटू 22। अगर आप 64 इंटू 22 करेंगे तो आपका आएगा 1408 वाट। तो सही आंसर आपका 1408। तो फ्रेंड कुछ नहीं है, आउटपुट अपन इनपुट आपकी क्या होती है, इफ़िशेंसी होती है। देखिए मोटर में जो आउटपुट होती है, मोटर में जो आउटपुट होगी, इलेक्ट्रिक मोटर इतना है, तो इनपुट जो आप देंगे वो सप्लाई में देंगे, तो आपकी इनपुट जो है ये सप्लाई है। तो इससे आप निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फ्रेंड न्यूमेरिकल नंबर 75। ए पावर स्टेशन है मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम आपको दिया हुआ है 15,000 किलोवाट। द एनुअल लोड फैक्टर, तो आपको लोड फैक्टर आपको दिया हुआ है 50%, एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपको दिया हुआ, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपको दिया हुआ 40%। डिटरमाइन द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट, तो रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट जो होगा आपका मैक्सिमम यानी 15,000 इंटू लोड फैक्टर 50/40 - 1, तो ये होगा आपका 15,000 इंटू 50 - 40/40, यानी कि ये हो जाएगा 15,000 इंटू 10/40। तो 10 से ये कट गया, 4 आ जाएगा, तो 15,000/4, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 3 12, ये 4 बचा 3 7 28 और 3 5 15, तो ये हो जाएगा आपका इतना और इतना। तो ये आपका अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे मेगावाट में तो 3.75 मेगावाट इसका आंसर हो जाएगा, 3.71। तो फ्रेंड कुछ नहीं है, आपका क्या होता है, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट जो होती है आपकी P मैक्सिमम
और यहाँ पे आप क्या लेते हैं, ऊपर ये होता है आपका लोड फैक्टर और नीचे होता है आपका कैपेसिटी फैक्टर और -1। इस फॉर्मूले पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट क्या होता है, पी मैक्सिमम लोड फैक्टर अपॉन कैपेसिटी फैक्टर -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका सीआरओ से रिलेटेड। सीआरओ में आप क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल इनपुट है, यानी कि एफ एक्स आपको दिया हुआ है, यानी एक्स आपको दिया हुआ है EM sin ओमेगा टी और वाई आपका दिया हुआ EM sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो यानी कि आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं फेज डिफरेंस आपका कितना है, 30 डिग्री। तो व्हाट इज़ द लिजाइजुअस पैटर्न इन द सीआरओ। तो लिजाइजुअस पैटर्न आपका क्या होगा, तो फ्रेंड आपको पता होगा सीआरओ में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी और फेज शिफ्ट मेजर करते हैं। एक इनपुट यानी कि एक्स पे हम क्या करते हैं, रेफरेंस इनपुट देते हैं जो कि हमें पता होता है। तो जैसे आपका ये सीआरओ है, तो एक्स पे हम क्या देंगे, ज्ञात यानी कि नोन वैल्यू देंगे जो हमें पता है, और वाई पे हम क्या देंगे, अननोन जिसको हमें निकालना है। तो इससे हम पैटर्न बनाते हैं, तो उसे बोला जाता है लिजाइजुअस पैटर्न। तो उससे हम फेज शिफ्ट और फ्रीक्वेंसी का पता कर सकते हैं। तो वही आपको पूछा गया, तो आपको फेज शिफ्ट कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री फेज शिफ्ट में आपका फ्रेंड बनेगा ओवल। 30 डिग्री फेज शिफ्ट में आपका क्या बनेगा, ओवल, जो कि क्लॉकवाइज होगा। तो फ्रेंड इसको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में हम आपको चलिए बता देते हैं। जैसे ये आपकी क्या होगा, 4 क्वाड्रेंट होगा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। तो फ्रेंड अगर 0 फेज शिफ्ट होगा तो आपकी लाइन बनेगी 45 का एंगल लेके, इस तरह की लाइन, ठीक है फ्रेंड, 45 का एंगल लेके। अगर 0 से 90 के बीच एंगल होगा तो आपका ओवल बनेगा इस तरह का और उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। अगर आपका 90 होगा तो आपका बनेगा सर्कल और उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। अगर आपका 180 होगा तो आपका बनेगा इस तरह से लाइन, और उसकी जो एंगल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। और अगर आपका 180 से 90 के बीच होगा तो आपका क्या बनेगा, ओवल बनेगा इस तरह से, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। अगर आपका 180 से 270 के बीच होगा तो आपका क्या बनेगा फ्रेंड, इसमें भी आपका क्या बनेगा, ओवल बनेगा सेम शेप में, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका 270 होगा तो आपका क्या बनेगा, सर्कल बनेगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका 270 से 360 यानी कि 0 के बीच होगा तो आपका क्या बनेगा, ओवल बनेगा, तो इस तरह का, लेकिन आपकी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं जितने भी ऊपर वाले फिगर हैं यानी 0 से 180 उनकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, और जितने भी नीचे वाले फिगर हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों आप देख पा रहे होंगे सेम है इस तरह से और ये इस तरह से, लेकिन डायरेक्शन का क्या है, डिफरेंस। तो फ्रेंड इससे आप याद कर सकते हैं, इससे काफ़ी इजी हो जाएगा आपको याद करना। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका न्यूमेरिकल नंबर 85। इसमें आपको दे रहा है डिटरमाइन द वोल्ट मीटर रीडिंग इन द गिवन सर्किट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालेंगे। तो वोल्ट मीटर जो है आपका इस वोल्टेज सोर्स के क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब 80 I1 के पैरेलल में कनेक्ट है। तो अगर हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी। I1 की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो I1 × 80 कर देंगे तो वो हमें आ जाएगा। तो फ्रेंड देखते हैं I1 कैसे निकालते हैं। I1 आपका यहाँ पे है, तो I1 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी तो फ्रेंड देख लेते हैं इस ब्रांच में करंट क्या होगी। इस ब्रांच में करंट क्या होगी, यहाँ नोड पे आप क्या लगा दीजिए, KCL लगा दीजिए। इस ब्रांच में जो करंट होगी जाने वाली करंट यानी कि आने वाली करंट यानी कि I1 माइनस 0. ये देखी जा रही है 0.25 एम्पियर। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना है आपको, इस लूप में आप क्या लगा दीजिए, KVL लगा दीजिए आउटर लूप में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या मिला आपको, माइनस। तो KVL अगर आप लगाएंगे तो -80 I1
और फिर आपको क्या मिला, फिर आपको ये मिला, ये है आपका 60। तो इसको आप क्या करिए, इस डायरेक्शन जो है ये ले लीजिए, तो ये होगा प्लस 60। और करंट हमने क्या निकाली थी, I1 ये वाली करंट माइनस ये वाली करंट, माइनस यानी कि इसमें जो करंट होगी आपकी, इसको ये माइनस में होगा यहाँ। एक इस फिर से देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें KVL लगाएंगे तो देखिए माइनस का 80 I1 और फिर ये प्लस का 60, और जो करंट होगी प्लस का 60 करंट जो होगी देखिए, तो अब जो हमारी करंट होगी वो इस तरह होगी ना। तो अगर हम इसमें KCL लगाएंगे तो ये करंट प्लस ये करंट इक्वल टू I1, क्योंकि देखिए ये वाली करंट 60 ओम में जो रेजिस्टेंस में करंट है प्लस 0.25, दोनों आ रही हैं, यानी कि दोनों आ रही हैं। तो क्या होगा, I60 और प्लस I1, क्योंकि दोनों अंदर आ रही हैं, इक्वल टू होगा 0.25, और ये करंट जा रही है। तो I60 ओम में जो रेजिस्टेंस करंट होगी 0.25 माइनस I1, तो 60 यहाँ पे अगर हम KVL लगाएंगे तो माइनस 80 I1, और इसमें जो करंट क्या निकली हमारी 0.25 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू। और क्योंकि ये करंट आपको ऑलरेडी दी हुई है तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस I1 इंटू 20 इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपकी I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, अगर यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो वो आपकी I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15/160। तो फ्रेंड वोल्ट मीटर की रीडिंग भी आपकी आ जाएगी, V आपका आ जाएगा 80 इंटू, तो रीडिंग आपकी आएगी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी, एक मिनट यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी आपकी 80 इंटू 15/160, यानी कि ये कट जाएगा आपका 2 बार, तो 7.5। तो सही आंसर है 7.5। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका EMF आपको निकालना है। तो EMF क्या होता है, E बराबर आपको पता है LdIdt। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले आपसे पूछ लिए जाते हैं, उस पर न्यूमेरिकल आता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे इसमें भी आप फ्रेंड देखेंगे KVL और KCL लगाएंगे तो ये I1 I2 आपका फाइंड हो जाएगा। या फिर आप इसमें क्या लगा दीजिए, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दीजिए, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो हम सभी क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। इसी तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि एग्ज़ाम में रिपीट कर जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।